हेलो बच्चों, आज का हमारा जो ई लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है सातवाहन शक संघर्ष या सातवाहन कालीन स्थिति या अवस्था। सबसे पहले बात करते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसके जो उत्तराधिकारियों का जो शासनकाल है वो किस प्रकार का रहा। क्या इस काल में सातवाहन वंश की उन्नति हुई या उसके अवनति हुई। तो पौराणिक विवरणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद उसका जो पुत्र था वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी वो सातवाहनों का सम्राट बना। गौतमी पुत्र की जो अंतिम तिथि है वो 130 मानी गई है और यही पुलुमावी के सिंहासन पर बैठने की तिथि मान्य है। टालमी ने अपनी जो पुस्तक है जियोग्राफी में पुलुमावी को सिरोपोलेमायु बताया है। इसी प्रकार से पुराणों में उसको पुलुमा और मुद्राओं पर वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी के लिए पुलुमावी नाम मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी को अलग अलग साक्ष्यों में अलग अलग नाम से संबोधित किया हुआ है। गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद जो शकों का जो कार्माइक वंश था उसके चस्टन और रुद्रदामन ने सातवाहनों को पराजित किया और टालमी उज्जैन पर चस्टन का अधिकार बताता है जो कि पूर्व में सातवाहनों के राज्य में ही शामिल था। चस्टन के समय ही शकों ने पुष्कर पर मालवा ये भी पुलुमावी से छीन लिए थे। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार आकर, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, अपरांत की जो क्षेत्र है उनको रुद्रदामन के राज्य में शामिल बताया गया है जो कि पहले सातवाहनों के राज्य में शामिल थे। इसी अभिलेख में रुद्रदामन के द्वारा सातकर्णी शासक को 2 बार पराजित किए जाने का भी उल्लेख है। लेकिन ये कहा जाता है कि चूंकि वह उसका निकट संबंधी था इसलिए उसके द्वारा उसका विनाश नहीं किया गया। इस संदर्भ में जो कन्हेरी का जो अभिलेख है उसमें हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि वासिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी की रानी को कार्दमक वंश में उत्पन्न और महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो वासिष्ठ पुत्र श्री सातकर्णी के साथ किया था। वासिष्ठ पुत्र ने पश्चिम और उत्तर के कुछ भागों पर शकों का कब्जा हो जाने की भरपाई करने के लिए आंध्र को, विदर्भ को और संभवतः कोरोमंडल तट पर अपना राज्य स्थापित किया था और उसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। यह इन तथ्यों से भी स्पष्ट है कि नासिक उसके अधीन बना रहा क्योंकि नासिक अभिलेख में उसे दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है और जो कोरोमंडल में जो उसकी जो मुद्राएं मिली हैं अमरावती से जो उसका अभिलेख मिला है उसमें भी इस चीज का हमको उल्लेख मिलता है। पुलुमावी ने संभवतः 130 से 154 या 159 वर्ष तक राज्य किया। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने या तो 28 वर्ष या 29 वर्ष के करीब राज्य किया। वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बाद यज्ञश्री सातकर्णी जो अंतिम जो राजा था सातवाहन वंश का जो कि प्रसिद्ध है और जिसको कि सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। पुराणों में वर्णित यज्ञ श्री का अभिलेखों में यज्ञ सातकर्णी के नाम से हमको उल्लेख मिलता है और उसने 29 वर्ष तक राज्य किया। पुराणों के अनुसार यज्ञ श्री सातकर्णी के 35 वर्ष के बाद शासक हुआ अर्थात उसने 130 तक तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने और 35 वर्ष के बाद अर्थात 165 के करीब उसका जो शासन काल है उसको मानना उपयुक्त होगा। यज्ञ श्री सातकर्णी ने एक बार फिर शकों से संघर्ष करके उनसे अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया और उसने शासन के 16वें वर्ष का एक अभिलेख कन्हेरी से मिला है। अपरांत की राजधानी सोपारा से प्राप्त उसके सिक्के रुद्रदामन के सिक्कों के समान ही है। इससे स्पष्ट होता है कि अपरांत यज्ञश्री ने वापस ले लिया था। यज्ञश्री सातकर्णी की जो मुद्राएं हैं वो गुजरात से, काठियावाड़ से, पूर्व और पश्चिमी मालवा से, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिली हैं और उसकी जो मुद्राएं हैं वो शकों के समान है
इससे पता चलता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके काल में समुद्र पर्यंत तक सातवां राज्य फैल गया था और उसका जो काल है वो व्यापारिक उन्नति का भी काल माना जाता है। शक सातवाहन संघर्ष का यह अंतिम दौर था, क्योंकि इसके बाद दोनों के संघर्ष का हमको उल्लेख नहीं मिलता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि सातवाहन और जो शक थे वो दोनों ही कमजोर हो चुके थे और अपनी साम्राज्यवादी नीति को वो आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे। हो सकता है कि इसके बाद का काल उनके आपस के संघर्ष और विपत्तियों को निपटाने में ही बीता हो और इस प्रकार एक लंबे साम्राज्यवादी जो संघर्ष चल रहा था सातवाहन और शकों के बीच, उसका अंत हो गया। अब हम बात करते हैं कि सातवाहन वंश के पतन के ऐसे क्या कारण रहे। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम जो शासक था वो पुलुमावी चतुर्थ था और पुराणों के अनुसार उसने 7 वर्ष तक शासन किया। और कहने का तात्पर्य है कि यज्ञश्री सातकर्णी के बाद इस वंश में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो अपनी वंश की गरिमा को सुरक्षित रख पाता। अतः उसके बाद सातवाहन वंश और उसका जो राज्य है वो उसका पतन आरंभ हो गया और महाराष्ट्र में कालांतर में आभीरों ने और पूर्वी दक्षिणापथ पर इक्ष्वाकु वंश ने और पल्लवों ने अपने राज्य कायम कर लिए और इस तरह से 4 शताब्दियों के बाद इस वंश का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं कि सातवाहन काल में दक्षिण भारत की स्थिति किस प्रकार की थी। तो अगर उनकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सातवाहनों ने दक्षिण में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और एक बहुत बड़े भाग में उन्होंने राजतंत्रात्मक शासन को स्थापित किया, जिसमें केंद्रीय शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात केंद्र बहुत ही शक्तिशाली था। अगर हम गौतमीपुत्र की बात करें तो गौतमीपुत्र हमको एक ऐसा राजा प्रतीत होता है जिसने अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख माना, अर्थात वह प्रजा पालक सम्राट था या सुल्तान था। ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था की विधि और निषेध का पालन भी उसका राज धर्म था, अर्थात वह वैदिक धर्म का पोषक था। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में उसकी मंत्री परिषद का भी हमको उल्लेख मिलता है, जिसमें कई मंत्री थे, जिसमें सचिव और अमात्य मुख्य थे। सचिव भी 2 प्रकार थे, मति सचिव और कर्म सचिव। मंत्री और अमात्यों के अलावा और भी कई उच्च अधिकारी थे जो प्राय राजवंशी या उनके संबंधी होते थे। रुद्रदामन और खारवेल के अभिलेखों के आधार पर कह सकते हैं कि सातवाहन राज्य में इससे मिलती जुलती व्यवस्था रही होगी और इनसे यह भी ज्ञात होता है कि नगर और ग्राम शासन व्यवस्था अर्थात स्थानीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित था और जो नगरों में और गांवों में राजनीतिक सभाएं होती थी और इसका स्वरूप शायद आधुनिक नगर परिषदों जैसा रहा होगा। शासन चलाने के लिए खर्चों के लिए कर या बेगार का सहारा लिया जाता था और ऐसा भी माना जाता है कि व्यापारिक जो कर है उनसे राज्य को काफी आय होती थी। अगर हम सामाजिक अवस्था या सामाजिक स्थिति की बात करें तो यह वो समय था जबकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभक्त था और जो सातकर्णी था वो स्वयं ब्राह्मण वंश का था। राजा को चारों वर्णों का पोषक कहा गया और उनको जो वर्ण संकरता है उसको रोकने वाला भी कहा गया है। अगर हम नारी की स्थिति की बात करें तो समाज में नारी की जो स्थिति थी या अवस्था थी बहुत ही सम्मानपूर्ण थी। गौतमी, बलश्री, वासिष्ठी, नागनिका आदि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे सातवाहन कालीन स्त्रियों के उदाहरण हैं जिनको समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। संभ्रांत महिलाओं का समाज में विशिष्ट स्थान था और इसकी पुष्टि करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सातवाहन वंश के कुछ शासकों जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम जोड़ा। अगर समाज में कुरीतियों की बात करें तो समाज में पर्दा प्रथा का अभाव था। पत्नी को चूंकि सम्मान था इसलिए पति के साथ पत्नी भी धार्मिक कार्यों में सहयोग देती थी। इसके अलावा लेकिन ये कह सकते हैं कि अंतर जातीय विवाह का ज्यादा प्रचलन नहीं था। इसके अलावा नारी के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि
नारियां शिक्षित, उस समय उनमें शिक्षा का प्रचलन प्रचलित था। धार्मिक अवस्था की बात करें तो शुंग काल की भांति सातवाहन काल भी ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था और इसकी सूचना हमको नागानिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। राजसूय और अश्वमेध के अलावा आपतोत्या, आग्नेयाध्याय आदि यज्ञ भी होते थे। कहने का मतलब है कि समाज में कर्म कांड प्रधान ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी समाज में लोकप्रिय थे और सातवाहन अभिलेखों में विष्णु के नाम वाले लोगों का भी हमको उल्लेख मिलता है। इसी तरह से शिव, स्कंद आदि नामों का भी प्रचलन भी शैव धर्म की लोकप्रियता की ओर हमें इशारा करता है। विदेशी भी इस काल में भारतीय धर्मों को अपना रहे थे, जैसे कि नेहपान का जो दामाद था ऋषभदत्त, उसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था और उसके द्वारा ब्राह्मण धर्म को दान दिए गए थे। जैन और बौद्ध धर्म का भी समाज पर काफी प्रसार हो गया था या समाज में अच्छा प्रभाव था और सातकर्णी प्रथम के द्वारा जैन और बौद्धों को प्रचुर मात्रा में दान दिए जाने का हमको अभिलेखीय उल्लेख प्राप्त होता है। धनिकों द्वारा गुफाएं बनवाकर दान देने का उल्लेख भी कारले की और जुनार आदि गुफाओं से प्राप्त होते हैं। शासक द्वारा भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाकर देना और अक्षय और निधियों श्रेणियों के पास जमा कराकर इनके खर्चों की व्यवस्था करने के हमें अनेक उल्लेख मिलते हैं। धार्मिक सद्भाव या सहयोग का वातावरण था और धार्मिक उत्पीड़न का हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगर समाज में आर्थिक स्थिति की बात करें तो समाज की आर्थिक दशा अच्छी थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था और कृषि के अलावा अन्य जो उद्योग धंधे थे उसमें भी लोग लगे हुए थे। कृषि में हल का प्रयोग किए जाने का भी हमको उल्लेख प्राप्त होता है। अगर हम अन्य उद्योगों की बात करें तो लोहारों का, स्वर्णकारों का, बढ़ई का, कुम्हार, कांसे के बर्तन बनाने वाले, बांस की वस्तु बनाने वाले, धान कूटने वाले, माली, गंधी, मछुए आदि का हमको भी उल्लेख मिलता है। प्राय व्यापारी, जुलाहे और अन्य व्यवसायी जो श्रेणियों में संगठित थे, जो सदस्यों की संरक्षा के लिए रीति और नीति बनाते थे। इनके नियम राज्य को भी स्वीकार होते थे। ऊषभदार द्वारा ऐसी ही 2 कौलीय श्रेणियों के पास धन जमा कराए जाने का भी हमको उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय व्यापार भी काफी बड़ा हुआ था और पेरिप्लस के विवरणों से हमें समृद्धि व्यापार, जो समुद्री व्यापार है, उसका उल्लेख या उसका पता चलता है। इस समय कल्याण, सोपारा, भड़ौच आदि मुख्य बंदरगाह थे और नासिक, जुन्नार, प्रतिष्ठान, धनकटक, करहाटक, श्री काकुलम आदि प्रसिद्ध नगर थे जो व्यापारिक मार्गों से देश के अन्य नगरों से जुड़े हुए थे। इस काल के समृद्ध व्यापार का पता बहुसंख्यक मुद्राओं से भी चलता है, क्योंकि इस समय जो हमें मुद्राएं मिली हैं उसमें स्वर्ण सोने के सिक्कों की मुद्राएं भी मिली हैं। जो चांदी के जो सिक्का है कारपाषण, उसके 35 सिक्के के बराबर होता था। साथ में ही इस काल में जमा धन पर ब्याज देने का भी प्रचलन था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति की बात करें, चाहे सामाजिक चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, कुटीर उद्योग धंधों की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें या व्यापार की बात करें, तो हम सातवाहन कालीन समाज में हम एक उन्नत जो स्थिति है उसके ही हमें उसके बारे में ही हमें पता चलता है। तो समाज की जो दशा थी वो बहुत ही अच्छी प्रतीत होती है।